अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गुलाब की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग और रोकथाम के उपाय। बैकयार्ड पक्षियों को पालकर किसान बढ़ा सकते हैं अपनी आमदनी। गुलाब, जिसे फूलों का राजा कहा जाता है, इसकी खेती अपने प्रदेश में बहुत से किसान भाई खुले खेतों में भी करते हैं। लेकिन अभी मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कई रोग पनपने लगते हैं, जिनकी समय रहते रोकथाम करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद अंसार से। इसमें हम लोग देखते हैं कि गुलाब में बहुत तरीके की बीमारियां और कीट लगते हैं। बीमारियों की वजह से जो फसल होती है वो बुरी तरीके से प्रभावित होती है। तो सबसे पहले हम लोग जो फफूंद जनित बीमारियों की बात करते हैं, तो उसके अंदर एक सबसे बड़ी बीमारी है तने का सूखना, जिसको हम लोग डाई बैक बोलते हैं। इस रोग में हम लोग देखते हैं कि जो इसका प्रमुख लक्षण है, इसमें जो तने होते हैं ऊपर की तरफ से सूखना शुरू होते हैं और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ वो सूखना शुरू हो जाते हैं। कुछ समय के बाद ऐसा दिखता है कि पूरा पौधा तना पूरा पहले वो सूखता है और वो पूरा पौधे को सुखा देता है। तो इसमें क्या होता है, जब पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है तो इसमें फ्लावरिंग जो होती है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। यदि इसका हम लोग ससमय इसका अगर उपचार ना करें तो इसमें बहुत नुकसान का उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, डाईबैक रोग यह एक कवक जनित प्रमुख रोग है। ये पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाता है। सामान्यतः शाखाओं की कटाई के बाद कटे हुए स्थान से आगे बढ़ता है, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं। कवक के अलावा ये रोग उर्वरकों के अनुचित प्रयोग, अधिक सिंचाई, जल निकास की उचित व्यवस्था न होने से और प्रकाश के अभाव के कारण भी होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर अलग कर दें, साथ ही कटे हुए भाग पर बोडो पेस्ट लगाएं और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जो तना है, जो प्रभावित भाग है, वो प्रभावित भाग कभी कभी क्या होता है कि किसान भाई सफाई, जब खेत की सफाई ज्यादा नहीं रखते हैं या खेत में कोई प्रबंधन की कोई उचित तकनीक नहीं अपनाई जाती है, तो हम लोग देखते हैं कि जो तना होता है हमारा, वो उसको किसान क्या करता है, काट करके खेतों में फेंक देता है कि खेत में छोड़ देता है। तो वो जो फफूंद होता है उसके सर्वाइवल के लिए, उसके बचने के लिए आश्रय प्रदान करता है और वो मिट्टी में पड़ा रहता है। जब हमारा जो फसल जो आगे तैयार होती है, जो आगे बढ़वार होती है, तो उसमें वो फसल को पुनः प्रभावित करता है। तो यदि हम लोग इसकी प्रबंधन की बात करें
तो खेतों में सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है इसके अंदर। यदि आपको प्रभावित अगर कोई पौधा दिखता है जिसकी के अंदर टहनी ऊपर से सूख रही है, तो हम लोग सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे उस टहनी को हम लोग काट करके खेत से हटा दें। जितने भी प्रभावित पौधों में या कोई छोटे भाग में अगर उस तरह का लक्षण दिख रहा है, तो हम लोग सबसे पहले उसको काट करके उसको हम लोग खेत हटा देंगे पौधे से। जो तना हम लोग काटेंगे जो प्रभावित पौधों में से, तो उसमें हम लोग जो कटे वाले स्थान पर हैं पौधों में हम लोगों को कुछ फफूंदनाशी का भी उपयोग करना चाहिए। यदि हम नहीं करते हैं तो उनमें फिर से दूसरे कोई फंगस या फफूंद उसमें लग सकते हैं। तो हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक गाढ़ा पेस्ट बना करके जो कटे वाले स्थान है उसके ऊपर हम लोग उसको एक लेप लगा दें, ताकि उनमें दूसरा कोई फफूंद उसके ऊपर ग्रो ना कर सके, ताकि वो पौधा आगे प्रभावित ना हो। पत्ती धब्बा रोग ये गुलाब की फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। पीले भूरे से गहरे रंग के धब्बे पत्तियों और तने पर दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त हिस्सा खराब होकर गिर जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखा और पत्तियों को काट कर जला दे। साथ ही 10 से 15 दिन के अंतराल पर मैंकोजेब 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करें। गुलाब के पत्तियों पर एक सफेद रंग की एक पाउडर की एक परत चढ़ी हुई दिखाई देती है, जिसको हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं या चूरोडिल असिता बोलते हैं उसको। हम लोग देखते हैं कि पत्ती के ऊपर वो पूरी तरीके से पत्ती को कवर करता है, और देखते देखते वो पत्तियों पर ही नहीं बल्कि टहनियों पर और जो हमारे फूल बने हुए हैं फूलों में भी उसकी एक सफ़ेद परत दिखती है। तो इस तरीके से प्रभावित पौधे में जो बढ़वार होती है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। और जो इसके अंदर फूल बनते हैं, फूल तो जो बनते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। यदि कली जो बन रही है, जो बड्स बन रहे हैं, अगर उनके ऊपर इस फफूंद का अगर अटैक होता है या उसमें उसको फंगस उसके ऊपर इन्फेक्ट करता है, तो जो बड होते हैं वो खुलते नहीं है, वो कली छोटी सी बनी रह जाती है जिससे फूल नहीं बन पाता है। तो इससे जो हमारा जो फूल का उत्पादन है वो प्रभावित होता है। हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग जो गुलाब की फसल को लगाते हैं, कभी कभी हम लोग बहुत सघन लगाते हैं जिसमें हवा का प्रवाह बहुत कम होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पत्तियां एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलैप होती हैं और उनमें एरिएशन जो होता है, हवा का प्रवाह बहुत कम होता है। ऐसे में क्या होता है कि इस तरीके से अगर कोई हमारा जो गुलाब का अगर हम लोग खेती किए हुए हैं तो उनमें इस तरीके की बीमारी की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो इसके अंदर प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग इसके अंदर एक उचित दूरी बना के रखें पौधों के अंदर, और उसका समय उसमें हम लोग प्रूनिंग करें उसके अंदर। और इसमें अगर प्रभावित पौधा अगर कोई दिख रहा है जिसमें इस तरह से फफूंद अगर इस तरह से लगा हुआ है, तो उसमें हम लोग उसमें मैनेजमेंट का जो प्रभावी तरीका हम लोग के पास में जो फंजीसाइड का स्प्रे, उसको हमको समय उसके अंदर करना आवश्यक होता है। तो हम लोग इसके अंदर फफूंदनाशी का छिड़काव अवश्य करेंगे। पहला छिड़काव हम लोग मैंकोजेब से करते हैं, 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर पहला छिड़काव करेंगे। दूसरी दवा जो है हम लोग टेब्यूकोनाजोल की दवा आती है, टेब्यूकोनाजोल 1 ml दवा जो है 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसका हम लोग स्प्रे करें। यदि अगर ये बीमारी पुनः अगर हमको कहीं 15 दिन के बाद या 12 दिन के बाद में अगर कुछ 2 हफ्ते के बाद अगर दिखाई देती है, तो हम लोग इन कवकनाशियों का दोबारा एक बार छिड़काव करें। इससे पौधा स्वस्थ हो जाएगा और वो अच्छा उत्पादन देगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आज के समय में अगर खेतीबाड़ी से अच्छा लाभ कमाना है तो आपको खेती के साथ साथ सह व्यवसाय को करना जरूरी है। और इन सह व्यवसायों में बैकयार्ड पक्षियों को पालकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इनका पालन कम जगह और कम खर्च में आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए बैकयार्ड पक्षियों के पालन के बारे में जानते हैं जिला मधुबनी के कृषि अधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार से।
देख रहे हैं कि अभी हमारे देश में अगर मांसाहार की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बकरी और जो है कि ब्रॉयलर की मीट पे लोगों का झुकाव रहता है, लेकिन बदलाव के लिए वो भिन्न भिन्न बर्ड्स का मीट भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं। नवीन वैज्ञानिक तकनीकी जानकारी द्वारा कुक्कुट पालन एक उद्योग का रूप ले चुका है, जिससे भोजन के आवश्यक अंग प्रोटीन का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक लाभ भी होता है। गत 30 से 35 वर्षों में बड़े शहरों में अंडा और कुक्कुट की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। इसी कारण ये व्यवसाय तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसको किसान 25 से 50 पक्षी रखकर बैकयार्ड मुर्गी पालन के रूप में भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, पहले बैकयार्ड पोल्ट्री में हम लोग पुराने देसी मुर्गी की बात करते हैं, जिसका ब्रीड असील और ग्राम प्रिया, वन राजा इत्यादि। उसके बाद जो है कि देसी मुर्गी के अलावा अन्य पक्षी जिसका हम लोग जो है कि पालन कर रहे हैं, जो कि मेनली बैकयार्ड फार्मिंग के रूप में ही अभी अपने देश में किया जा रहा है। उसमें बटेर, टर्की और गिन्नी फाउल प्रमुख है। बटेर जहाँ तक जो है कि काफ़ी छोटा वजन होता है, 300 ग्राम का होता है और बहुत कम दिनों में 20 से 25 दिनों में इसको पाल कर तैयार किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा फार्म हाउस की आवश्यकता होती है और एक हम छोटा सा घर बना के ही इसको पाल सकते हैं, चूँकि इसको अन्य जीवों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम लोग जिस तरह से पोल्ट्री हाउस बनाते हैं उस तरह से पोल्ट्री हाउस बनाते हैं और जो सारा कुछ हम लोग ब्रॉयलर पालने में ध्यान देते हैं वो यहाँ भी करते हैं। बटेर का अंडा कंपेरेटिवली छोटा होता है, तो अंडा ज़्यादातर उपयोग में नहीं लाया जाता है, ज़्यादातर इसको हम लोग मीट उत्पादन के लिए ही पालते हैं। उसके बाद गिन्नी फॉल की बात करते हैं, तो गिन्नी फॉल एक तरह से कहिए कि चाइनी मुर्गी या चीनी मुर्गी हम लोग कहते हैं और ये विदेशी मुर्गी की तरह लगता है। वजन में ये आम मुर्गियों से बड़ा होता है और इसके लिए भी हम लोग एक तरह से बैकयार्ड पोल्ट्री के में ही इसको पालते हैं अपने घर के पीछे। गिनी फाउल पालन अंडे और मांस दोनों के लिए किया जाता है। 12 हफ्तों में इसका वजन 10 से 1200 ग्राम तक हो जाता है। इस दौरान ये 110 से 200 अंडे तक देती है और लगभग 4 से 5 माह के बाद ये पक्षी बेचने योग्य तैयार हो जाता है। और थोड़ा सा ये वाइल्ड है, मतलब ये कहिए कि हम लोगों से उतना फ्रेंडली नहीं है जितना कि मुर्गी प्रजाति हम लोगों से फ्रेंडली है। तो इसके लिए भी हम लोग खाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। ये घूम फिर के चर के पिछवाड़े में जो भी घर में जो भी हम लोग के घर का जो वेस्ट पदार्थ है वो खा के ये तैयार होता है। और इसका जो है कि इसको अंडा, अगर हम लोग इसको अंडा लेना चाहें तो इसके लिए इसका काफ़ी उम्र बढ़ेगा तभी ये अंडा देगा। उसी क्रम में एक टर्की एक पक्षी है जिसका जो है कि एडल्ट वेट काफ़ी बड़ा होता है। वो उससे जो है कि हम लोग 7.5 किलो से 9.5 किलो तक का मीट प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके लिए उसको हम लोगों को कम से कम 12 से 14 वीक तक उसको ग्रो कराना पड़ता है। टर्की भी एक वाइल्ड है और विदेशी पक्षी है जिसको हम लोग अब घर के पिछवाड़े में या एक घेरा बना के, बाड़ी बना के उसको हम पाल सकते हैं। टर्की पक्षी में बोर्ड कगे स्टेट हवाइट भारत में पाली जाने वाली प्रमुख टर्की है। यह भारतीय जलवायु के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल है। यह 7 से 8 माह में 10 से 12 किलोग्राम शरीर भार प्राप्त कर लेता है। इसके विषणन की आयु क्रमशः नर एवं मादा में 80 से 23 सप्ताह एवं 18 से 20 सप्ताह उपयुक्त है। 20 से 24 सप्ताह की आयु में उनका शरीर का वजन 8 से 9 किलोग्राम हो जाता है। और यहाँ भी हम लोग अंडे का उतना उपयोग नहीं करते हैं जितना इसके जो है कि बर्ड का। रही बात, हम लोग कोई भी मुर्गी पाल रहे हैं, घर के पिछवाड़े में पाल रहे हैं, तो जैव विविधता या बायोसिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि इसमें कोई बीमारी नहीं आवे। वहीं पे हम लोगों को ध्यान देना है। जैसे कि कोई भी बीमारी आवे नहीं आवे, इसके लिए हम लोग डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करते हैं, जिससे कि जो भी रोग पैदा करने वाले जीवाणु या विषाणु पीछे बहुत दिन से मुर्गी मार रह रही है तो उससे जो है कि हो जाती है, उसके मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो उसका जो है कि संख्या घट जाए और मुर्गी जो है कि एक स्वस्थ जीवन जी सके। आमतौर पर घर के पिछवाड़े यानी कि बैकयार्ड में पाले जाने वाले पक्षी जैसे देशी मुर्गी, बटेर, टर्की और गिनी फाउल अधिकांश आहार का भाग चराई से प्राप्त कर लेती है। ये चराई में केचुए, छोटे कीड़े, घोंगे, दीमक, घास फूस और रसोई अवशिष्ट के पदार्थ खाती है, जिससे इसके आहार में 50% तक की बचत होती है। इसके अलावा इनके आहार में हरा चारा शामिल किया जाता है। शेष बचे आहार की पूर्ति के लिए पूरक आहार में दाना और खनिज मिश्रण दे सकते हैं। किसान थोड़ी सी जगह में इनका आवास बांस और पुआल आदि बना सकते हैं। शिकारी पक्षियों और अन्य जीवों से बचाने के लिए सुरक्षा घेरा भी तैयार कर सकते हैं।
उसको मुर्गी को दिया जाने वाला ही डाइट हम लोग दे सकते हैं, या जो कि हम लोग के यहाँ जो भी घर का वेस्ट है या एग्रीकल्चरल बाई वेस्ट है वो उसको दे सकते हैं और उसको हम लोग पाल सकते हैं। टर्की को भी हम लोग मुख्यतः मांस के लिए भी पालते हैं, इसके अंडे का सेवन हम लोग उतना नहीं करते हैं। इसमें भी बीमारी से बचने के लिए किसी तरह का टीका नहीं है, स्पेशली जो मुर्गी में टीका है वही यहाँ भी हम लोग देते हैं और उसी तरह से डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करके किसी भी संभावित बीमारी से बचाते हैं। वैसे तो ये सभी पक्षी बीमारियों के प्रति अधिक सहनशील होते हैं, फिर भी इनके अच्छे विकास के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान दें, जैसे पानी के बर्तनों को प्रतिदिन साफ करें, उनमें स्वच्छ और ताज़ा पानी भरें, पक्षियों को संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं, दाने के बर्तन पक्षियों के पहुँचने लायक ऊंचाई पर रखें, समय समय पर दाने के बर्तनों की सफाई भी करते रहें। यदि आहार की खपत कम या अधिक हो तो इसका कारण ज्ञात कर उसे दूर रखें। यदि उनमें कोई कमजोर, सुस्त या बीमार दिखाई दे तो उसे झुंड से अलग कर दें। अगर आप भी इन पक्षियों का पालन करना चाहते हैं तो अपने यहाँ की बाजार मांग देखें और इसके बाद केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली से संपर्क कर इनका प्रशिक्षण ले सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र नवादा के मौसम विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि में नवादा और इसके आसपास के इलाकों में अगले 1-2 दिनों आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान मौसम के शुष्क रहने और अधिकतम और न्यूनतम तापमान गिरने का अनुमान है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगेती बोई गई गेहूं की फसल जो 21 से 25 दिनों की हो गई हो उसमें हल्की सिंचाई करें। सिंचाई के 1 से 2 दिनों के बाद प्रति हेक्टेयर 44 किलोग्राम यूरिया का भुरकाव करें। इस समय चना और मसूर में 2 बार निकाई गुड़ाई करना आवश्यक है। चना में कजरा कीट तथा सेमुलू पर पिल्लू की निगरानी करें और बचाव के लिए खड़ी फसल में क्लोरपायरिफॉस का 2.5 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर शाम के समय छिड़काव करें। मसूर में उकटा रोग की प्रारंभिक अवस्था दिखाई देने पर कॉपर ऑक्सीलोराइड घुलनशील चूर्ण और 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पौधे के जड़ों के पास स्प्रे करें। सरसों में हल्की सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद करें। लाही कीट की निगरानी करें। लक्षण दिखाई देने पर ऑक्सीडेमेटान मेथाइल 1 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आलू में एक बार में थोड़ा पानी कम अंतराल पर देना अधिक उपज के लिए लाभदायक है। चूँकि खाद की मात्रा ज्यादा रखी जाती है इसलिए रोपनी के 10 दिन बाद परंतु 25 दिन के अंदर ही प्रथम सिंचाई अवश्य करें। ऐसा करने से अंकुरण शीघ्र होगा तथा प्रति पौधा कंद की संख्या बढ़ेगी जिससे उपज में वृद्धि होगी। बैंगन के खेत में तना व फल छेदक कीट तथा पत्ती खाने वाले कैटरपिलर देखे जा सकते हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय में करना चाहिए। गोभी की फसल में डायमंड बैक मोथ कीट का प्रभाव देखा जा रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए स्पिनोसाइड 0.5 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। गोभी की फसलों में थ्रिप्स, माइट्स और एफिडस होने की संभावना है। अगर इन कीटों के नियंत्रण की बात करें तो इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।
टमाटर में पिछात झुलास रोग की निगरानी करें। इसके आक्रमण से टमाटर की पत्तियां किनारे से सूखती हैं और गहरे भूरे रंग की हो जाती हैं। सुबह में आक्रांत भाग के निचले सतह पर उजले रंग का फफूंदा नजर आता है। इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब एवं मेटालिक्सिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। बरसीम एवं लूसन की कटाई 25 से 30 दिनों के अंतराल पर करें। प्रत्येक कटनी के बाद सिंचाई करें। सिंचाई के उपरांत खेत में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया का व्यवहार करें। आम के बगीचे की जुताई करने के बाद पेड़ों में सिंचाई करें। आम में मिलीबग नियंत्रण के लिए वृक्ष के चारों ओर मिथाइल पैरेथियोन 2% धूल भुरकाव करें। कम तापमान दूध उत्पादन और घरेलू पशुओं के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वो रात के समय मवेशियों को शेड के अंदर रखें और ठंड से बचाने के लिए सूखा बिस्तर प्रदान करें। खाने में प्रोटीन स्तर और खनिज को बढ़ाएं ताकि जानवरों को ठंड की स्थिति से निपटने के लिए स्वस्थ रखा जा सके। पशुओं को नियमित रूप से नमक के साथ खनिज मिश्रण दें और पशुओं की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ठंडे मौसम के दौरान दैनिक राशन, गेहूं का दाना, गुड़ इत्यादि के साथ दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव लखनपुर जिला कटिहार के किसान पंकज रंजन ने। आप आलू की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो पंकज जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह है अंश। किसान भाई नमस्कार। ये जो आलू फसल की आप लोगों ने अपने खेतों में लगा लिया होगा, तो उसकी देख रेख आवश्यक है और निगरानी भी बहुत आवश्यक है। भारत में आलू का उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीब 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन देखने में आता है कि इस फसल से अच्छी उपज किसानों को तभी मिलती है जब वो फसल का प्रबंधन उचित समय पर करते हैं। तब निगरानी से ही पता चलता है कि मेरा कौन पौधा स्वस्थ है और कौन पौधा अस्वस्थ हो रहा है। तो देखेंगे जब दिसंबर के महीने में, दिसंबर के जबकि कुहासा अधिक रहता है और तापमान कम रहता है, बदली लगा होता है, और अगर उस समय में बारिश जो है, जो झीसी टाइप जिसको कहते हैं, ड्रिजलिंग हो जाए और मेघ लगा हो, तो कहते हैं कि एक पिछात झुलसा रोग है, उसके आने की समस्या, आने का समय वो होता है उपयुक्त। आपके फसल को वो पिछात झुलसा रोग आलू में वो आक्रांत कर सकता है, और उस तरह के मौसम अगर उपयुक्त हो जाएं तो आपके फसल को ये तुरंत बर्बाद कर देता है। तो आप कहेंगे किसान भाई कि पिछात झुलसा को हम कैसे पहचानें? तो पत्तियों के किनारे से पे एक धब्बा होता है, पनीला धब्बा होता है, पानी लिए हुए धब्बा होता है, जो कि ऊपर की ओर मुड़ता है। तो जब ऊपर की ओर मुड़ता है, और वो देखिएगा कि अभी सुबह में एक पौधे पर दिख रहा है, लेकिन शाम में जाइएगा तो वो सीधे 8 पौधे पे दिखेगा, फिर अगले सुबह में 64 पौधे पे। तो इस तरह इतना तेज़ी से फैलता है ये किसान भाई कि इसको अगर समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया जाए तो आप अपने फसल को नहीं बचा पाएंगे। किसान भाइयों, आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग का प्रकोप काफी देखने को मिलता है, जो अल्टरनेरिया कवक द्वारा फैलता है। इस रोग के लक्षण शुरुआत में पौधे की निचली पत्तियों पर छोटे गोले से अंडाकार भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, और इस रोग से प्रभावित कंदों पर दबे हुए धब्बे तथा नीचे का गुदा भूरा और शुष्क हो जाता है। इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। तो पहले तो मौसम को देख लें कि इस तरह का मौसम है, और अगर प्रोफाइलेक्टिक मेजर में कहें तो रीडोमिल MZ दवा जो है वो बहुत कारगर है। उसके लिए उसमें 8% जो है मेटालेक्जिल है, जो कि बहुत कारगर है।
या आपको के पौधे में 1-2 पौधे से 8 पौधे तक में ये नज़र आए, तब तक आप कर देते हैं तो आप अपने फसल को बचा लेंगे इस दवा से। एक और दवा है रीडोमेट करके आता है बाज़ार में, जो कि आपको जिसमें 35% मेटलैक्सिल है। तो ये बहुत कारगर दवा होगा अगर आप इसको लगाते हैं, इसको उपयोग में लाते हैं तो ये बहुत कारगर दवा है और इससे आप अपने फसल को बचा सकते हैं। हाँ, तो रीडोमिल एमजेड दवा जो है 1.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें, और रीडोमेट दवा जो अभी बताए वो आप 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें तो आपका ये फसल सुरक्षित रहेगा। और दूसरा छिड़काव भी आपको इसमें 2 सप्ताह बाद कर देने पड़ेंगे, अपने फसल को आप बचा ले सकते हैं। खेत में अगर आप बारिश तो नहीं हो रही है, खेत में पानी पटा देते हैं तो सॉइल का टेम्परेचर थोड़ा अधिक हो जाता है और आपके फसल को वो थोड़ा सॉइल टेम्परेचर अधिक होने से क्या होता है कि वो टेम्परेचर जो चाहिए होता है फफूंद को नहीं मिलता और आपका फसल बच जाता है। तो आप सिंचाई भी कर सकते हैं, वो भी मेंटेन रहे। इसके अलावा किसान भाई जो पहले से करता रहे राख छींटना, तो ये सब भी करते रहें तो आप अपने फसल को बचा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।